नमस्कार फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास का सीरीज चल रहा है और लूसेंट बुक का सॉल्यूशन है, जिसमें तो 2 क्लास हो चुका है। आज तीसरा क्लास है, सीरीज नंबर 3 है। तो हम आगे के क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। मैं बता देना चाहूँगा कि लूसेंट ऐसा बुक है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्रैक करने के लिए सक्षम है। तो हम चाहेंगे आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे। और इस बुक में आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं कि एक बुक का हम सल्यूशन ही नहीं बल्कि उसको अपने से उस क्वेश्चन बना रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सुविधा हो और आपको समझने में भी बहुत कुछ अच्छा फील होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले है कि पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्वेश्चन भी हमेशा पूछता है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख बोगाजिकोई, जो कि एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम अश्विनी कुमार भी है के नाम मिलते हैं। बोगाजिकोई जो कि 1400 ईसा पूर्व का बुक है, उसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, अश्विनी कुमार का नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर, जो कि विदिशा के भी नाम से जानते हैं हम लोग, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। देखिए, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिला है, जिसमें यमन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में स्थित है, यह क्वेश्चन पूछता है। तो हाथी गुफा अभिलेख में। किस अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र? हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख में, जिसमें कहा गया दुर्भिक्ष की जानकारी दिया गया है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। हुण आक्रमण के बारे में हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। हुण आक्रमण के समय भारत पर किसका शासनकाल था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल था। चलिए आगे हमें देखने को मिलेगा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है, और जिसके शासक थे भानुगुप्त के शासनकाल में ये जो एरण अभिलेख था वो बनवाया गया था। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख में मिलता है। सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास तो उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से। कश्मीर नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्जहुम से गर्तावास, जो कि गर्तावास किसे कहा जाता है? जो गड्ढा का घर होता है जिसमें नीचे हुआ करता था, जमीन के नीचे घर बनाया जाता था, का साक्ष्य मिला है बुर्जहुम, जो कश्मीर में। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। जाहिर सी बात है, जब हम नीचे उतरेंगे और नीचे से ऊपर आएंगे, ऊपर आने के लिए भी सीढ़ी की आवश्यकता होती थी। तो गर्तावास मिला है बुर्जहुम से। बुर्जहुम कहाँ है? तो कश्मीर में स्थित है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिला है। समुद्रगुप्त जो है एक शासन हुआ करते थे, गुप्त वंश के शासक हैं। उसने सिक्कों पर बीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के का फोटो है सिक्कों पर। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो संगीत प्रेमी था समुद्रगुप्त। वो महान शासक थे। भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अरिकमेडस, जो पुदुचेरी के निकट है, अरिकमेडस से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। रोमन के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? अरिकमेडस से। सबसे पहले भारत के संबंध नोट है। नोट देखिए, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट को हमें भूला नहीं, नोट पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा से, जो कि स्वर्ण भूमि के नाम से, बर्मा को स्वर्ण भूमि और वर्तमान में म्यांमार के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद मलाया से स्वर्ण द्वीप कहा जाता है। कम्बोडिया, जो कम्बोज के नाम से प्रसिद्ध है, और जावा यव द्वीप से स्थापित हुए हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण अभिलेख और
शासक के संबंधी, उससे संबंधित शासक के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो कलिंगराज खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख को जो है कलिंगराज खारवेल संबंधित। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से है। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री। प्रयाग प्रसिद्ध समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज हैं। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम लोग। हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख जो कि गिरनार भी कहा जाता है रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री। प्रयाग प्रसिद्ध समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी में जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नोट है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को नागर शैली। जो उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माण होता है वो कौन सी शैली में बनाया जाता है? तो उत्तर भारत में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब हो गया, झारखंड, ये सब नागर शैली में बनाए जाते हैं। एवं दक्षिण भारत के मंदिरों को कला द्रविड़ शैली में बनाया जाता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ रहा था। यह बेसर शैली है। देखिए, नागर और द्रविड़ दोनों को अगर मिला देंगे, संयुक्त रूप से बनाएंगे तो उसे बेसर शैली कहा जाएगा। पंचायतन। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित। पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछता है कि पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? तो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। जो मुख्य मंदिर होता है 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, उसे पंचायतन मंदिर कहा जाता है, पंचायतन शैली कहा जाता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं अभी भारत में कंदरिया महादेव है, और कंदरिया महादेव के बाद खजुराहो में स्थित है ब्रह्मेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में पहुँचे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में चर्चा करेंगे। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है, उसे इतिहास काल कहा जाता है। देखिए, जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध हैं उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, और जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं उसे इतिहास काल कहा जाता है। इतिहास कहा जाता है। आधे ऐतिहासिक काल उस काल कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। जिसमें पढ़े नहीं जा सके लेखन काल तो उपलब्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसे आधे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम जो है होमोसेपियंस है। तो ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पहले हुआ था। ज्ञानी मानव का हमारे इस धरती पर 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद है पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार थी। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल में जो मानव की जीविका का मुख्य आधार थी शिकार थी। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। शिकार मुख्य आधार था, जीविका का आधार, जो खाने पीने के लिए यूज करते थे, और जो उनका मनोरंजन का कार्य भी था यही शिकार ही था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। देखिए, आग का आविष्कार बहुत ही बढ़िया आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार में पूरा पाषाण काल में पहिया कहीं ना क्रांतिकारी आविष्कार हुआ। पहिया आज के दौर में भी पहिया कितना महत्वपूर्ण है हम सभी जानते हैं। तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था, तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। प्रथम औजार कौन था? कुल्हाड़ी था। और प्रथम धातु प्रयोग किया था तांबा। इसका प्राप्ति स्थल था अतिरम्पक्कम।
अति रंपकम से प्राप्त किया गया है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। जो बहुत अच्छी जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ज़्यादा उपयोगी साबित हुई कि वो उसका आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ताकि आप समझ सकते हैं कि उस समय जो हम लोग थे, हमारा जो मानव थे, वो कहीं ना कहीं घुमंतु के जीवन व्यतीत करते थे, जंगलों में रहते थे। तो कहीं ना कहीं आग का आविष्कार, उसके बाद पहिए का आविष्कार और धीरे धीरे कुल्हाड़ी, इस सब का आविष्कार, और बाद में कृषि भी करने लगे, तो अस्थायी निवास करने लगे, जिससे उनका विकास हो सका। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ, जो कि पहली फसल थी, एवं जौ थी। गेहूँ एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? चावल था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन क्या था? वो चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से। कोल्डिहवा के समय चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से कोल्डिहवा। देखिए, कृषि का प्रथम उदाहरण पूछेगा तो मेहरगढ़। कृषि कहाँ से? मेहरगढ़ से। चावल कोल्डिहवा। चावल कहाँ से? कोल्डिहवा से। और कृषि मेहरगढ़ से। पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति खोज हुई थी। पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक, जो स्फटिक पत्थर के बने थे, स्फटिक पत्थर को कहा जाता है। तो पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश जो औजार थे, कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी, ये सब चीज़ें ये पत्थर के बने हुए थे। और रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले वैज्ञानिक व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। सबसे पहले 1863 में पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने औजारों की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ मृतकों टीला कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों टीला होता है। असम का श्वेत भ्रूगिवन भारत में पाई जाने वाली एकमात्र मानव भी कॉपी है। इनाम गांव ताम्रप्रसारण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव ताम्रप्रसारण युग की बस्ती, जिसका संबंध जारवे संस्कृति से है। इनाम गांव किस संस्कृति से संबंधित है? जारवे संस्कृति। क्वेश्चन पूछता है कि इनाम गांव ताम्रप्रसारण युग की एक बस्ती हुई थी, किस संस्कृति से जुड़ी हुई? जारवे संस्कृति से। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवालिक की पहाड़ी जो मिला, वहाँ से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका जो गुफा है शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी मिला है। ठीक है, नोट है। भारतीय नागरिक सेवा का अधिकारी रिले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम वैज्ञानिक के आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक के आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। देखिए, रेडियो कार्बन 14 से ज्ञात किया गया सिंधु सभ्यता के बारे में, जिसमें तिथि थी सिंधु सभ्यता की तिथि अगर पूछा जाएगा रेडियो कार्बन के तहत यह अंदाजा लगाया गया 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इसका शासन मान्य था। और सिंधु सभ्यता की विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार। विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज कब किया गया था? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। तो आज के लिए इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं, देखिए आपको मैं बता देना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको थोड़ा धुंधला आपको दिखाई देगा, लेकिन आवाज़ में आपको किसी भी प्रकार का कमी नहीं होगा। आवाज़ आपको फ्रेश सुनाई देगा। तो हम थोड़ा थोड़ा एपिसोड लेकर हम समझ सकें, हम 1 घंटा आधा घंटा का भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा उबाऊ आपको लगेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये लूसेंट बुक है, और लूसेंट बुक को अगर ज़्यादा तो उबाऊ फील होता है, और हर जगह आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। हर फैक्ट, हर लाइन आपके लिए एक फैक्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, और बाकी दिनों में आगे चलकर हम इसको बढ़ाएंगे, ताकि हमें एक आदत लग जाए इसको पढ़ने की और इसको समझने की। तब तक के लिए धन्यवाद।